हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसआई घटना चक्र की इस बुक से प्राचीन भारत के इतिहास। और इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले मैं आपको जो भी टॉपिक्स करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बोलूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा बिंबिसार। और यह हर्यक कुल से संबंध थे, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिसकी राजधानी कहाँ पर बना था? गिरिव्रज या फिर राजगिरी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था, ये ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहदत्त वंश था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राजगद्दी पर अजातशत्रु ने किसी की हत्या करने के पश्चात बैठा था, तो अपने पिता जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार की हत्या करने के बाद वो राजगद्दी पर बैठा था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रघोत को पराजित कर अवंती यानी कि मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद, ये ध्यान रखिएगा। ये एक शूद्र जो कि शासक था, ठीक है, शूद्र शासक था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि महापद्म नंद यानी कि इसने एक कराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी, महापद्म नंद ने। और पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम की उपाधि भी दी गई थी, यानी कि कहा गया है। नंदवंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चंस को यहाँ से मिस नहीं करना, अच्छे से सभी हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्म नंद की कलिंग विजय की सूचित होता है, कलिंग विजय की सूचना यहाँ से मिलती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया कि प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक, यानी कि कौन से कवि और विद्वान जो थे वो किसके शासन में रहते थे। जैसे कि हरिसेन की बात करें तो समुद्रगुप्त से संबंधित थे। कौटिल्य की बात करें जिनका हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि बाणभट्ट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को याद रखिएगा। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रबदाई, पृथ्वीराज चौहान, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। पोरस या फिर पुरु कह सकते हैं कि राजा झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। ये आपको पता है कि पोरस के साथ युद्ध लड़ा गया था, तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था सिकंदर और यहाँ इनके बीच। परंतु उनकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान दिए, ठीक है। मौर्य राजवंश की बात करें तो 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक चला था। ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कर लेंगे, जो भी वहाँ पे दिया रहेगा आप उसको भी सही मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है ना। विशाखदत्त जिनकी रचना क्या थी? मुद्रा राक्षस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जो अच्छी जानकारी मिलेगी कहाँ से मिलेगी, तो मुद्रा राक्षस है जो कि विशाखदत्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या फिर कुलहीन भी कहा गया, तो ये ध्यान रखिएगा, कुलहीन या फिर वृषल भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धुंडीराज, ठीक है, धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया कि सेंड्रोकोटस जो है वो किसे कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को, ये ध्यान रखिएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहते थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग नाम दिया था। जैसे सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स और एंड्रोकोटस की बात करें तो एरियन और प्लूटार्क ने, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है कि प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से याद रखिएगा। अमित्रघात जो है किसकी उपाधि थी? बिंदुसार की। देवान प्रिय या फिर प्रियदर्शी जो थी अशोक की। कृदांत परशु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कृदांत परशु जो कि समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अश्वमेधकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, और कविराज के उपाधि भी इन्होंने धारित की थी। अगला पॉइंट से क्या कि महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शिलादित्य जो है वो किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को कहा जाता था। देवपुत्र कनिष्क को कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स क्या है कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक है। अगला पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, जो अर्थशास्त्र है मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, इसकी रचना क्या है? कौन थे? कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं। और ये जो कि शासन के सिद्धांतों पर एक पुस्तक है। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो किस पर आधारित है, तो शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। और अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है, 15 अभिकरण है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले किस सिद्धांत पे, तो अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत है। और इसमें 7 सिद्धांत कौन से हैं? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। सर्वप्रथम उल्लेख, व्याख्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष पाया गया। तो ये ध्यान दिया, कभी कभी पूछा था कि बुलंदीबाग कहाँ पे है, कुम्हरार कहाँ पे, तो ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानियाँ कुछ दी गई हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक जो की थी बिंबिसार, ये ध्यान रखिएगा, राजधानी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन सिमुख। गुप्त वंश श्रीगुप्त। वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन, ठीक है, पुष्यभूति यहाँ से याद रखिएगा। और इनकी राजधानी थानेश्वर था। जबकि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट, तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे, राजधानी मन्याखेत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासन सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, ये ध्यान रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, कहा जाता था इसके भी। यहाँ पे एक और पॉइंट सब पढ़ सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अब ये रज्जुक क्या होते थे, इनके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे हम राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले यानी कि कारवा को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करा था? अशोक ने करा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये रिपीट हुआ है। बाकी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राही लिपि में है। एक चीज़ पूछा था कि कालसी जो वो कहाँ संबंधित है? कालसी उत्तराखंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि शिलालेख की अगर हम बात करें तो शिलालेखों में याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें पूछ जाती हैं, जहाँ से एग्जाम्स में डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे प्रथम शिलालेख की बात करें तो पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा से संबंधित है। तीसरा शिलालेख अधिकारियों के 5वें वर्ष के दौरा से संबंधित है। 5वां शिलालेख धर्म महामांत्रों की नियुक्ति से। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? तो दूसरा और 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कि हम आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है कि शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट होता है यहाँ से, दर्शन से संबंधित। जैसे न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन की बात करें तो महर्षि कपिल।
मीमांसा की बात करें तो महर्षि जैमिनी, योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि, और वैश्विक दर्शन की बात करें तो महर्षि कणाद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, एकदम VVI है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों जैसे शहबाजगढ़ी और मनसेहरा की लिपि जो वो ब्राह्मी में ना होकर के खरोष्टी में लिखी गई है। तो ये 2 याद रखिएगा, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तक्षशिला से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया। बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले दिया जाता है। तो इन्होंने कब पढ़ा था? 1837 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 1837 में। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी कि इधर से लेकर के इधर की तरफ लिखी जाती थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ध्यान रखिएगा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक जो कर था वो माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम, जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण राज्यों के बारे में उल्लेख इसमें किया गया, तो पढ़ सकते हैं चोल, पांड्यस, सतीपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ताम्रपर्णी जो था क्या था? श्रीलंका की सूचना मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और वो 5 राजाओं के नाम चाहो तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ठीक है। अगर पूछ ले कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था तो सेल्यूकस निकेटर का, ये ध्यान रखिएगा, जो कि सिकंदर का ये पहले सेनापति हुआ करता था। मेगास्थनीज ने तत्कालिक भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 7 श्रेणियों में जो कि विभाजित किया, और वो 7 श्रेणी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है, उल्लेख नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, और वो 5 प्रांतों के नाम कुछ इस तरह से हम आगे देख लेते हैं। देखिए वो 5 प्रांत कुछ इस तरह से था। उत्तरापद की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती बात करें तो अवंती यहाँ पे उज्जैनी, कलिंग तोसली इसकी राजधानी हुआ करता था, दक्षिणापद की बात करें तो सुवर्णगिरी, और पूर्वी प्रदेश की बात करें तो पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रांतों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाग एवं बलि प्राचीन भारत में क्या था? तो राजस्व के स्रोत थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाग एवं बलि क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करने वाले जो कार्य करते थे उनको समाहर्ता के नाम से जाना जाता था, समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अंतपाल देखिए सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्ठा की बात करें तो विसियों या फिर कमिश्नरियों का प्रशासक हुआ करता था। एक और यहाँ पे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पोताध्यक्ष की बात करें तो ये क्या था? मौर्य युगीन अधिकारी में जो कि तौल माप के अधिकारी होते थे, प्रभारी होते थे, उनको कहा जाता था। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि यूनानी लेखकों ने जो कि बिंदुसार को अमित्रिकेडिज, ठीक है, अमित्रोकेडिज कहा है, और विद्वानों के अनुसार अमित्रिकेडिज का संस्कृत रूप होता है अमित्रघात, जो कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था, उसकी उपाधि थी शत्रुओं का नाश करने वाला, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया। अब इससे जुड़ी हम लोग 10 इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं, जो कि हम लोग अब रेगुलर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस 10 MCQ में आप कितना स्कोर कर पाते हैं नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एकराट एवं एक छत्र की उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी? जितना भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा वहाँ से एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो एकराट एवं एक छत्र की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। और साथ ही साथ पुराणों में इसके और भी किस नाम से जाना गया, जैसे सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम की उपाधि भी इसे दी गई है पुराणों के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, बताइए कि कौन सही नहीं है। तो देखिए हरिसेन की बात करें तो समुद्रगुप्त के साथ बिल्कुल सही है, अश्वघोष कनिष्क के साथ सही है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के साथ सही है। लेकिन कालिदास की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये कालिदास संबंधित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त को निम्नलिखित में से क्या कहा है? क्या कहा गया?
तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना गया? तो वृषल और कुलहीन, यानी कि राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। डी को यहाँ पे टिक करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से शिलादित्य किसकी उपाधि थे? बताइए कि शिलादित्य किसकी उपाधि थे? तो शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा गया, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, हर्षवर्धन। अगला पॉइंट, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? बताइए, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, धम्म की व्याख्या हम कह सकते हैं 11वें शिलालेख में की गई है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। छठा शिलालेख की बात करें तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बात की है। और 13वां शिलालेख तो आपको पता ही है, जो कि कलिंग युद्ध के बारे में काफ़ी स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए हम एक ही करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल से 1837 में सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट की प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये भी सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक, यहाँ पे राज्याभिषेक के 23वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था 23वें वर्ष नहीं 20 वर्ष, ठीक है। 20वें वर्ष यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलता है, ये तो सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला पॉइंट, मेगास्थनीज ने तत्कालिक भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल, तो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। तो मेगास्थनीज यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि 5 अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो 5 क्या था? तो 5 अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्रांतों में से एक उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापद की राजधानी कह सकते हैं तक्षशिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? राजस्व एकत्र करने का कार्य जो किसके द्वारा किया जाता था? समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि समाहर्ता जो है वो क्या थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृतांत परशु की उपाधि किससे दी गई थी या फिर किसकी थी? ये बताइए, कृतांत परशु की उपाधि किसे दी गई थी? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सही आंसर यहाँ पे होगा समुद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि नीचे कमेंट्स करके आपने 10 क्वेश्चंस में से कितना सही किया। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।